Good afternoon, students. This is my fifth video of chapter National Income Accounting of Macroeconomics of class 12 CBSE Economics. And in this video, I'm going to make you understand the third method of National Income Accounting, that is expenditure method. So first of all, we'll see that what is the procedure of National Income Accounting with the help of expenditure method. सो एक्सपेंडिचर मेथड का प्रोसीजर क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का प्रोसीजर क्या है ये समझेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में एक्चुअली हम करते क्या है, अंडर दिस मेथड वी डू द सम टोटल sum total of all expenditures on goods and services produced within country ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड में यही प्रोसीजर होता है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने का। क्या करते हैं, वी फाइंड आउट सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में विद इन कंट्री जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है विद इन द टाइम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर, वो सारे एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर देते हैं। जब ये ऐड करते हैं तो क्या हमको मिलता है ये हम समझे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपेंडिचर इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ अ कार इज़ 10 lakh rupees, then how much expenditure required to be done on that car? If we want to purchase that car, we will have to spend how many rupees? 10 lakh rupees. So expenditure on that car which will require to be done to purchase that car will be exactly equal to market value of that car. या कोई पेन है, उसकी मार्केट वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो उस पेन को खरीदने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ रुपीज़ विल रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट ऑन परचेज ऑफ दैट पेन। उस पेन को परचेज करने के लिए उस पेन पे कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा? 5 रुपीज़। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एक्सपेंडिचर ऑन एनी कमोडिटी इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी। तो जब हम करते हैं सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, एक्चुअली हम कर रहे होते हैं सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज़ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year. और by definition we know that जब हम करते हैं sum total of market values of goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, तो हमको मिलता है GDP MP. by definition we know this. और एक बार GDP MP हमको मिल जाता है तो विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल हम GDP MP को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और इसी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको केवल ये जानना है कि एक्सपेंडिचर मेथड की प्रोसीजर क्या होता है। इन दिस expenditure method, while estimating the national income, statistical investigator, what they do the sum total of expenditures, means sum total of market values of goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. और जब ये करते हैं तो वो GDP MP उनको मिल जाता है। वो जोड़ते हैं expenditures on domestically produced goods and services और expenditures exactly equal होते हैं market value के। तो जब expenditures को जोड़ते हैं तो actually वो जोड़ रहे होते हैं market values of goods and services produced within डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और जब ये सम टोटल किया जाता है तो एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है GDP MP के। फिर GDP MP को नेशनल इनकम में विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सपेंडिचर्स करा गया है ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, इन एक्सपेंडिचर्स को सम टोटल करने से पहले इन एक्सपेंडिचर्स का डेटा कलेक्ट करना होगा। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, दे कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। पहले ये डेटा कलेक्ट करते हैं। अब डेटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स या जो भी इंडिविजुअल नेशनल इनकम एस्टिमेट करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, उसको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये डेटा अवेलेबल होगा, वेयर दिस डेटा
रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल। कहाँ पे ये डेटा अवेलेबल होगा? तो ये डेटा कहाँ पे अवेलेबल होगा? जहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया जाता है? एक्सपेंडिचर इज़ डन इन एंटायर इकॉनमी, और किसी भी कंट्री की पूरी इकॉनमी को या कोई भी जो इकॉनमी है उसको 4 सेक्टर्स में हम क्लासिफाई करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि किसी भी इकॉनमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। और गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर इज़ डन इन ऑल दीज 4 सेक्टर्स। इन चारों सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर करा जाता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो अवेलेबल होगा इन ऑल द 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड में अनलाइक वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स डेटा कलेक्ट करने केवल एक सेक्टर में जाते थे। किस सेक्टर में? प्रोडक्शन सेक्टर में। क्योंकि इनकम मेथड में उनको डेटा कलेक्ट करना होता था फैक्टर इनकम्स अर्नड, और फैक्टर इनकम्स की अर्निंग कहाँ पे होती है? प्रोडक्शन सेक्टर में। इसीलिए फैक्टर इनकम का जो डेटा रिक्वायर्ड होता है इनकम मेथड में वो मिल जाता है प्रोडक्शन सेक्टर में, इसीलिए वो डेटा कलेक्ट किया जाता है केवल प्रोडक्शन सेक्टर से। और जब वैल्यू एडेड मेथड हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे करते हैं सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशंस डन इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है अगेन प्रोडक्शन सेक्टर में, तो वो डेटा भी कहाँ मिलता है उनको? प्रोडक्शन सेक्टर में मिलता है। तो प्रीवियस 2 मेथड्स में जो भी डेटा कलेक्शन का प्रोसेस था वो कहाँ पे हुआ था? प्रोडक्शन सेक्टर में। बट इन दिस मेथड द डेटा विच इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर इज़ नॉट ओनली डन इन प्रोडक्शन सेक्टर बट इट इज़ डन इन हाउस होल्ड सेक्टर ऑल्सो, इट इज़ डन इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, इट इज़ डन इन एक्सटर्नल सेक्टर। गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो चारों सेक्टर्स में होता है। तो इसलिए ये डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल द 4 सेक्टर्स। इज दिस क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। Now we'll see that what are the steps of expenditure method. Expenditure method को यदि यूज़ करना चाहते हैं आप टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? इस प्रोसेस में देर आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ इकॉनमी इनटू हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। क्यों इकॉनमी का क्लासिफिकेशन 4 सेक्टर्स में कर रहे हैं? क्योंकि इस एक्सपेंडिचर मेथड का जो भी डेटा हमको कलेक्ट करना है दैट डेटा इज अवेलेबल इन ऑल 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। तो यहाँ स्टेप 1 ये रहा। इससे पहले जो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड का स्टेप 1 था वहाँ पे था फर्स्ट स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ ओनली प्रोडक्शन सेक्टर इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। क्योंकि उन दोनों मेथड्स के रिगार्डिंग जो भी डेटा रिक्वायर्ड थे दोज डेटा वेर अवेलेबल ओनली इन प्रोडक्शन सेक्टर, दैट इज वाई ओनली प्रोडक्शन सेक्टर वॉज क्लासिफाइड into it 3 subsectors like primary, secondary and tertiary. यहाँ पे डेटा अवेलेबल है इन ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, इसीलिए इकॉनमी को क्लासीफाई कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर में। अब कुछ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में, सम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स आर सेंट टू प्रोडक्शन सेक्टर, सम आर सेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर एंड सम आर सेंट टू एक्सटर्नल सेक्टर। और यहाँ जाते हैं ये और डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, और फिर क्या करते हैं स्टेप 2 में इन सारे एक्सपेंडिचर्स का सम टोटल किया जाता है। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स डन बाय दीज 4 सेक्टर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और जब इन सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है जीडीपी एमपी के बराबर, क्योंकि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? मार्केट वैल्यू के। तो एक्सपेंडिचर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू। एक्चुअली जब हम कर रहे हैं सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स वी आर डूइंग द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज of goods and services domestically produced during an accounting year। और जब हम ऐड करते हैं मार्केट वैल्यूज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, हमको मिल जाता है जीडीपी एमपी। तो एक्सपेंडिचर जोड़ रहे हैं मतलब हम मार्केट वैल्यू जोड़ रहे हैं किसकी? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की, जीडीपी एमपी मिल जाएगा। और एक बार जीडीपी एमपी हमको मिल जाएगा तो उस गोल्डन रूल लगा के उसको नेशनल इनकम में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द मेन फॉर्मूले ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के मेन फॉर्मूले क्या होते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला डिराइव करने के लिए प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस में हमको ये पता है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय एडिंग द एक्सपेंडिचर्स डन बाय ऑल द 4 सेक्टर्स। इसी को लेके हम फार्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे इसी इन्फॉर्म करते हुए। ओके, तो एज वी नो दैट इन एनी इकॉनमी देर आर 4 सेक्टर्स। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर,
ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर इज प्रोडक्शन सेक्टर, एंड थर्ड सेक्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, इन चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा जीडीपी एमपी, अभी मैंने आपको बताया। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं सी। सी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी होता है एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसे कैपिटल सी बोलते हैं। इसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर किस पे करता है? कंज्यूमर गुड्स पे। ये कंज्यूमर गुड्स किसकी एग्जांपल है? फाइनल गुड्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स मनी ऑन परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, इसीलिए इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और इसको प्राइवेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइवेट होता है, अपने एक्सपेंडिचर को प्राइवेटली करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी उसको बोलेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर सबके लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है, उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है वो पब्लिक के लिए नहीं करता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए करता है, इसीलिए इस वाले एक्सपेंडिचर को प्राइवेट बोलते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर होता है ऑन फाइनल गुड्स। कौन सी फाइनल गुड्स? कंज्यूमर फाइनल गुड्स, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है इसको कैपिटल जी से दिखाया जाता है और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, या इसी को पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोला जा सकता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमेशा पब्लिक के लिए होता है, इसीलिए इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ये फाइनल गुड्स पे होता है गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है। और जनरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किन तरह की गुड्स को परचेज करने पर करती है? गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और इन सारे कंज्यूमर गुड्स को परचेज करके गवर्नमेंट इसको पुअर इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सो दैट दे कैन फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो फाइनल गुड्स पे होता है, कंज्यूमर गुड्स पे होता है और एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कैपिटल जी और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दो एक्सपेंडिचर्स आपको समझ में आ गए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड एक्सपेंडिचर पे। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर बाय प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है दैट एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन सेक्टर के एक्सपेंडिचर को अभी यहाँ पे लिख देते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के एक्सपेंडिचर को कैपिटल सी से, गवर्नमेंट सेक्टर के एक्सपेंडिचर को कैपिटल जी से, प्रोडक्शन सेक्टर के एक्सपेंडिचर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन सेक्टर के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर एक्सपेंडिचर किस पे करता है? ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Expenditure on production of goods and services means expenditure on the establishment of production units. प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर करता है, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन यूनिट्स को सेट करने पे, इस्टेब्लिश करने पे एक्सपेंडिचर करता है। प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करने पे या इस्टेब्लिश करने पे जो एक्सपेंडिचर करा जाता है उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको फिर से समझ लेते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर जो एक्सपेंडिचर करता है उसको कैपिटल आई से दिखाते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर स्पेंड्स मनी ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन सेक्टर स्पेंड्स मनी ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन सेक्टर इज स्पेंडिंग मनी ऑन सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, एंड सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स मीन्स इन्वेस्टमेंट, एंड एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसीलिए प्रोडक्शन सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को सिंपली हम इन्वेस्टमेंट से भी बोल सकते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको डिटेल में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया था। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है,
कैपिटल आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में कभी भी यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया गया है या इन्वेस्टमेंट दिया गया है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया गया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आई को रिप्रेजेंट करेगा। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इज दिस क्लियर? अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर बाय एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सपेंडिचर बाय एक्सटर्नल सेक्टर डिनोट किया जाता है एक्स माइनस एम से, जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। इसको नेट एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, जिसको ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। एक्सटर्नल सेक्टर इज दैट सेक्टर विच इज एंगेज्ड इन टू एक्टिविटीज। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एम मीन्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय द फॉरेनर्स। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की परचेजिंग यदि फॉरेनर्स कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर बीइंग सोल्ड टू फॉरेन कंट्री, जिसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब इफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स या पीपल ऑफ अ कंट्री आर परचेजिंग फॉरेन गुड्स, मतलब इम्पोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री ऑन फॉरेन गुड्स, ये एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। और अभी मैंने बाय डेफिनेशन, अभी जब प्रोसेस मैंने बताया था, इसमें मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड में वी डू सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। केवल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम करते हैं सम। तो अभी जब सम करना स्टार्ट करेंगे तो एक्स क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड बाय फॉरेनर्स, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। और एम क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स बाय डोमेस्टिक पीपल। डोमेस्टिक पीपल जो फॉरेन गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर जैसे 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंडियंस ऑन फॉरेन गुड्स, तो इट मीन्स इंडियंस आर इम्पोर्टिंग गुड्स ऑफ 10,000 रुपीज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। तो ये 10,000 रुपीज़ बाहर चला जाएगा, हमारे कंट्री से बाहर चला जाएगा। इसीलिए इंपोर्ट के साथ हमेशा क्या साइन आएगा? माइनस साइन। और एक्सपोर्ट के साथ क्या आएगा? प्लस साइन, क्योंकि इफ़ वी आर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज, फॉरेनर्स आर पेइंग टू अस, तो सम अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग टू आवर कंट्री। इसीलिए एक्सपोर्ट के साथ हमेशा प्लस साइन रहेगा और इम्पोर्ट के साथ माइनस साइन। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो होगा वो अमाउंट कहा जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, सपोज इम्पोर्ट is of 100 rupees and export is of 100 rupees and import is of 80 rupees। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? +20। इज दिस क्लियर? सपोज सिचुएशन इसकी ऑपोजिट है। सपोज एक्सपोर्ट इज ऑफ 80 रुपीज़ एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑफ 100 रुपीज़। तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? 80 माइनस 100 इक्वल्स टू -20। इज दिस क्लियर? तो अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिचर्स, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स डन बाय ऑल 4 सेक्टर्स। तो एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर इज C, एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर इज G, expenditure done by production sector is I, and expenditure done by external sector is known as net export, और इसको हम डिनोट करते हैं by x माइनस m। x क्या है? एक्सपोर्ट, तो इसको प्लस साइन के साथ लेते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन इंडियन गुड्स, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय फॉरेनर्स। और m का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर बाय इंडियंस ऑन फॉरेन गुड्स। और इस वाला जो हम मेथड कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स डन ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। हम केवल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है जीडीपी, और जीडीपी का डेफिनेशन ही होता है मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यदि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे होने वाले एक्सपेंडिचर्स को हमको ऐड करना होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। तो यदि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे होने वाले एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे, मतलब हम ऐड कर रहे हैं मार्केट वैल्यूज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, और इस तरह से हमको मिल जाएगा जीडीपी। तो इस वाले जो हम एडिशन कर रहे हैं
इसमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर चाहे इंडियंस करें या फॉरेनर्स सबको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन फॉरेन गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे एक्सक्लूड कर लेंगे। उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स बाय इंडियंस। तो जितने भी अमाउंट ऑफ मनी हम स्पेंड करेंगे ऑन इम्पोर्ट, वो अमाउंट ऑफ मनी हमारे कंट्री से बाहर चला जाएगा, इसीलिए उसको बोल देते हैं, माइनस साइन दे देते हैं। और एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाएगा? GDP-MP। ये एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो गया? GDP-MP के इक्वल हो गया। इज इज क्लियर? इसका मतलब GDP-MP निकालने के लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? C+G+I+X-M कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है GDP-MP। लेकिन हमको चाहिए नेशनल इनकम, तो आगे नेशनल इनकम निकालने के लिए गोल्डन रूल यूज़ करते हैं। हमको पता है नेशनल इनकम इक्वल्स टू NNP-FC, और ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है अब GDP-MP, तो GDP-MP यहाँ पे पुट कर देते हैं। और हमको चाहिए NNP-FC, तो गोल्डन रूल लगा लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, और नेशनल इक्वल्स टू यहाँ पे डोमेस्टिक दिया है प्लस हो जाएगा NFIA, और नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो गया? GDP-MP माइनस IT प्लस S प्लस NFIA माइनस D, और GDP-MP की जगह पे क्या पुट कर देंगे? C+G+I+X-M, क्योंकि GDP-MP इक्वल्स टू दिस। तो अब नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C+G+I+X-M, और साथ में क्या हो जाएगा? माइनस IT प्लस S प्लस NFIA माइनस D। तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड का, नेशनल इनकम अकाउंट। तो अभी जो मैंने फार्मूला आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड का, वो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या करते हैं? C+I+G+X-M, जब इतना करते हैं तो हम ये किसके इक्वल हो जाता है? GDP-MP के। और फिर गोल्डन रूल लगा के GDP-MP को कन्वर्ट कर देते हैं नेशनल इनकम में, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस IT प्लस S प्लस NFIA माइनस D। तो ये पूरा फार्मूला हो जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। C+I+G+X-M माइनस IT प्लस S प्लस NFIA माइनस D। ये पूरा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जहाँ पे C हमको पता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, G गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स लिखा गया है क्या होता है। एंड लास्ट होता है X-M क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस, और इसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमेशा ऐड होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को गुड्स एंड सर्विसेज बेच कर रहे हैं, तो सम अमाउंट ऑफ मनी वी आर रिसीविंग, तो हमारे पास आ रहा है सम अमाउंट ऑफ मनी, इसीलिए इसके साथ प्लस साइन लगा रहेगा। और इम्पोर्ट का मतलब वी आर परचेजिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। इफ़ वी आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, इट मीन्स वी आर पेइंग टू फॉरेन कंट्रीज़, तो हमारे नेशनल इनकम से कुछ अमाउंट फॉरेन कंट्री में चला जाएगा, तो इसीलिए इम्पोर्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमारे नेशनल इनकम से इम्पोर्ट के बराबर अमाउंट हमेशा माइनस हो जाएगा। ये एक तरह का लीकेज है, मैंने आपको बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जितना इंपोर्ट उतने का लीकेज, जितने का लीकेज उतना हम नेशनल इनकम से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो एक्सपोर्ट हमेशा प्लस होता है, एक्सपोर्ट से हमारे कंट्री में वो एक तरह का इंजेक्शन होता है, उतना अमाउंट ऑफ मनी हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगी एक्सपोर्ट के बराबर, और इम्पोर्ट के बराबर अमाउंट ऑफ मनी हमारे नेशनल इनकम से हमेशा विड्रॉ हो जाएगी या लीक करके बाहर चली जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है नेट एक्सपोर्ट। लेकिन यदि हम करते हैं इम्पोर्ट, इसका उल्टा यदि फार्मूला लगाएं, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? नेट इंपोर्ट। ठीक है, और नेट इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट के जो साइन होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे सपोज एक्सपोर्ट है 100 का और इंपोर्ट हो रहा है 80 का, नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे 100 माइनस 80 कितना आया? +20। और नेट इंपोर्ट यदि निकालते हैं, नेट इसी वैल्यू पे नेट इंपोर्ट यदि निकालते हैं, इंपोर्ट तो फार्मूला क्या हो जाएगा? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट कितना है? 80 और एक्सपोर्ट कितना है? 100। तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। इज इज क्लियर? तो आप देख सकते हैं नेट एक्सपोर्ट +20, नेट इंपोर्ट -20, सेम फार्मूले सेम केस में आया। मतलब यदि नेट एक्सपोर्ट +20 है तो नेट इंपोर्ट -20 आएगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लेकिन साइन अपोजिट। इससे ये पता चलता है यदि नेट इंपोर्ट 40 है
नेट इम्पोर्ट 40, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। तो यदि कभी क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट फॉर्मूले में वी हैव टू यूज़ नेट एक्सपोर्ट, लेकिन यदि कहीं क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह पर नेट इम्पोर्ट को दिया गया है तो नेट एक्सपोर्ट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज इन क्वेश्चन नेट एक्सपोर्ट की जगह पे नेट इम्पोर्ट इज गिवन, नेट इम्पोर्ट इज गिवन एज 80, तो हमको फार्मूले में नेट एक्सपोर्ट लगाना है, तो नेट एक्सपोर्ट हम कितना रख देंगे इसकी जगह पे, -80 नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा और इसको यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला हो गया। फार्मूला बस बहुत ही सिंपल, फार्मूला इज़ वेरी सिंपल, फार्मूले को फर्दर एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला बस इतना ही है। सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट, आई टी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन, इतना करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये इतना जो होता है ये बराबर होता है GDP MP के। तो कभी भी GDP MP पूछा जाता है तो हो जाएगा C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, करेंगे तो GDP MP हमको पता चल जाएगा। अब एक्सपेंडिचर प्रिकॉशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है, बिकॉज बिफोर दिस वी हैव स्टडीड 2 मेथड्स, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, और उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस हम पढ़ चुके हैं। उन सारे प्रिकॉशंस को यदि आप ध्यान से समझे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मेनली अभी तक 3 प्रिकॉशंस हमको मिली हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड, non-factor incomes which are also known as transfer payments, these are not included। मतलब जो भी प्रिकॉशंस आपको चाहे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड की रहेगी, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड, नॉन फैक्टर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड। नॉन फैक्टर इनकम्स को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, इनको इंक्लूड नहीं करते, इनको इंक्लूड करते हैं तो देयर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कैसे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। दूसरी बात ये कि ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, नाइदर इंटरमीडिएट गुड्स एंड नॉ सेकेंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड। न तो सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करते हैं, न तो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करते हैं, केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। अदरवाइज देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे, ये सारी चीज़ें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 में एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं, या पहले से वीडियोज़ देखते हुए आए हैं तो आपको ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड होगा या सेकेंड हैंड गुड्स से रिलेटेड होगा, या ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो रिलेटेड होगा ट्रांसफ़र पेमेंट से या नॉन फैक्टर इनकम से, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। या ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसके कारण फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होगा, या ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसके कारण वी गेट सम फाइनल गुड्स विल बी इंक्लूडेड, एंड ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच क्रिएट intermediate goods are all those expenditures due to which we obtain second hand goods or intermediate goods will not be included in national income। मतलब क्योंकि नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स इंक्लूड होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स ये सारे इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब नॉन फैक्टर इनकम्स, सेकेंड हैंड गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो होगा इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड, सेकेंड हैंड गुड्स से रिलेटेड या ट्रांसफ़र पेमेंट से रिलेटेड, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली दोज एक्सपेंडिचर्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम विच विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली दोज एक्सपेंडिचर्स विल बी इंक्लूडेड। तो अब प्रिकॉशंस को हम देख लेते हैं। पहला प्रिकॉशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सो वी कैन से दैट एक्सपेंडिचर्स ऑन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अगेन डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंटरमीडिएट गुड्स डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती हैं, यदि ये आपको समझना हो तो आप प्रीवियस चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका वीडियो नंबर 2 आप देखेंगे जहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस बताया गया है, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा क्यों। नेक्स्ट, सिंस सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स को यदि इंक्लूड करेंगे तो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये बताया गया है इन द
प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। जो वैल्यू एडेड मेथड का प्रिकॉशन मैंने आपको बताया है, आई थिंक थर्ड वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस आई हैव एक्सप्लेन्ड। इन दैट वीडियो इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड दैट हाउ इंक्लूजन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो सेकेंड हैंड गुड्स को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई एक्सपेंडिचर्स ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम वाइल यूजिंग expenditure method, because it will create the problem of double counting. Transfer payments and non-factor incomes, as we know, that are not included in national income because it will create the problem of double counting. यदि ये समझना हो तो इसी चैप्टर का वीडियो नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे, जहाँ पे फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर पेमेंट एक्सप्लेन करा गया है। वहाँ पे बताया गया है कि इफ़ ट्रांसफर पेमेंट्स या नॉन फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे, वहाँ पे समझाया गया है। आपको ये समझना हो कि ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, समझना हो तो वीडियो जो मैंने अभी आपको रेफर करा है वो देख सकते हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं हो सकते। इट मीन्स एक्सपेंडिचर्स ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, old age pensions, etc., these should not be included in national income because it will create the problem of double counting. Likewise, expenditures on purchase of shares and bonds should not be included, क्योंकि only those expenditures should be included which प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज, सम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब शेयर्स एंड बॉन्ड्स को खरीदने पे हम पैसा खर्च करते हैं तो हमको कोई भी फाइनल गुड या सर्विस ऑब्टेन नहीं होती है। जैसे कोई कार है, कार को परचेज कर रहे हैं, कार को परचेज करने पे 10 लाख रुपीज़ यदि हम खर्च कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग अ फाइनल गुड। तो ओनली दोज एक्सपेंडिचर्स विच प्रोवाइड अस सम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली दोज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेकिन जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, इस एक्सपेंडिचर से न तो किसी गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होता है, न तो गुड एंड सर्विस हमको कोई ऑब्टेन होती है। इसीलिए इस तरह के एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पिछले इनकम मेथड की प्रिकॉशन में जो सेकेंड मेथड होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, वह मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। मतलब जहाँ भी शेयर एंड बॉन्ड आ गया, उससे जो भी इनकम होगी या उस पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। शेयर एंड बॉन्ड को खरीदने बेचने से होने वाली इनकम को या शेयर और बॉन्ड को खरीदने पे होने वाले एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इस वाले एक्सपेंडिचर के कारण कोई भी गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और ओनली दोज एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम विच प्रोड्यूस सम गुड और जनरेट सम सर्विसेज। Is this clear? So there are only 4 precautions of expenditure method. Now we'll see numerical of national income accounting based on expenditure method. इसमें दिया गया फाइंड आउट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये नहीं दिया गया कौन सा मेथड हमको यूज़ करना है, तो आइटम्स को देख के हमको पता करना पड़ेगा कि किस मेथड के रिगार्डिंग आइटम्स दिए गए हैं। तो देखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, चेंज इन स्टॉक। इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये सारी इन्फॉर्मेशन किस मेथड के रिगार्डिंग है, एक्सपेंडिचर मेथड के। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगा है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहले हमको लिखना होगा फॉर्मूला C+I+G+X-M -IT +S +NFI -D। C का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ गिवन और नॉट। सो आइटम नंबर 5 इज गिवन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। उसके बाद जी को हम देख लेते हैं। जी होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज़ गिवन एज आइटम नंबर 260। उसके बाद X-M नेट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं X-M, वेदर इट इज़ गिवन और नॉट ये देख लेते हैं। ये पूरा जो टर्म एक साथ होता है X-M, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट इज़ गिवन और नॉट, आप देख लेते हैं नेट एक्सपोर्ट इज़ नॉट गिवन। नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया गया तो इसका फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना दिया गया 20 एंड इम्पोर्ट इज़ गिवन एज 20। तो 20 - 20 0, नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया 0, इस आइटम की वैल्यू हो गई 0। अभी एक आइटम बचा हुआ है आई होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं दिया गया है। तो हमको पता है आई का दूसरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बल्कि दिया गया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यदि आपको याद हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था इससे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस टाइम पे मैंने
बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसका फॉर्मूला एक मैंने बताया था, यदि दिया हो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जैसा कि यहाँ दिया गया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको यूज़ करके कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। जब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक जोड़ देते हैं तो एक कन्वर्ट हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। एक्चुअली नेट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे यदि हम डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो गोल्डन रूल ये बताता है कि ग्रॉस इक्वल्स टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। गोल्डन रूल से हमको पहले से ही पता है कि नेट इक्वल्स टू नेट, गोल्डन रूल बताता है कि नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। इट इम्प्लाइज दैट ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ नेट दिया गया है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन जोड़ दिया गया, तो ये नेट किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया। इस फॉर्मूले को मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और आपके पास अवेलेबल है डेटा किसका, आपको ये फाइंड आउट करना है और आपको दिया गया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन चाहिए, फॉर्मेशन दिया गया है, कैपिटल चाहिए, कैपिटल दिया गया है, डोमेस्टिक चाहिए, डोमेस्टिक दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ फिक्स दिया गया है और यहाँ पे ग्रॉस चाहिए, नेट दिया गया है। तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस इक्वल्स टू नेट और प्लस इसमें क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो नेट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रॉस में। अब ये टर्म क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन फिक्स भी हमको हटाना है, तो फिक्स्ड हटाने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे? चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे तो फिक्स्ड टर्म हट जाएगा। अब ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, आई थिंक दैट इज़ वीडियो नंबर 2 और 3, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि वो आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ एक फार्मूला दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यदि ये फार्मूला इस तरह से है, सपोज ये दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, फिक्स नॉट गिवन, ओनली नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। तो इसमें केवल डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस नेट मिलके इसको बना देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। या इसको इस तरह से भी दिया जा सकता है, सपोज एग्ज़ाम में दिया गया है या क्वेश्चन में दिया गया है इन्फॉर्मेशन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन फॉर्मूले में क्या रिक्वायर्ड है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए हमको। फॉर्मूले में दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो अभी फिक्स्ड को हटाना है। फिक्स्ड को हटाने के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे तो फिक्स्ड हट जाएगा और ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। या यदि दिया गया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? इसमें डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बट इफ़ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें नेट भी दी गई है, फिक्स्ड भी दी गई है, मतलब दोनों को हमको हटाना है यहाँ से। तो नेट को हटाने के लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा ग्रॉस, और फिक्स्ड को हटाने के लिए प्लस चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे। तो ये फार्मूला हमारा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फार्मूला हमको लगाना पड़ता है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट इन्फॉर्मेशन किसकी दी गई? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 30।
ये कौन है, आइटम नंबर 8 यहाँ पे कर दिया। इसमें और क्या जोड़ना पड़ेगा इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मीन्स आइटम नंबर, सॉरी प्लस डेप्रिसिएशन मतलब आइटम नंबर 10। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, तो आइटम नंबर 10। और प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा फिक्स्ड को हटाने के लिए, फिक्स टर्म को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक इसमें जोड़ना पड़ेगा। और चेंज इन स्टॉक इज आइटम नंबर 11। तो आइटम नंबर 8 मतलब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आइटम नंबर 11 मीन्स चेंज इन स्टॉक प्लस आइटम नंबर 10 मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मीन्स डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज ऑल्सो नोन एज आई का नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वी रिक्वायर दिस। बट व्हाट इज गिवन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये फॉर्मूला हमने लगाया, 30 + 40 + 15 इक्वल्स टू आ गया 85। इनडायरेक्ट टैक्स item number 7, indirect tax is given as 40, subsidy is item number 6, it is 10. Net factor income from abroad, is it given? Yes, net factor income from abroad is given as -5. And then depreciation is given or not? Yes, it is given item number 10 which is 15. सारे values दी गई हैं। Now all these values will be put in formula। C की value 200 प्लस आई अभी हमने निकाला 85, जी की वैल्यू 60 यहाँ पुट करा, नेट एक्सपोर्ट 0 पुट करा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 40 प्लस सब्सिडी 10 प्लस NFI है -5 तो प्लस ब्रैकेट में -5 माइनस डेप्रिसिएशन 15, इसको सॉल्व करा तो नेशनल इनकम आ गई 295 करोड़ रुपीज़। सो दिस इज a numerical which is generally asked in board examination based on expenditure method of national income accounting. So this is all about today's video. Thank you.